नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनको लगता है कि उनके जीवन में जितने भी करीबी रिश्ते आए उनमें से ज्यादातर जो रिश्ते हैं वो केवल मतलब के रिश्ते हैं। इनके रिश्तेदारों ने हमेशा इनका फायदा उठाने की कोशिश की है और जैसे एक अपने दिल में जगह दी जाती है अपने परिवार के सदस्य को, ये कहते हैं कि ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ। दोस्तों, आज ये भाई लगभग 55 वर्ष की आयु के हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन के अंदर जो तरक्की इनकी होनी चाहिए थी, जो सक्सेस इनको मिलनी चाहिए थी, वो सक्सेस इनको मिल नहीं पाई है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इनके बचपन के बारे में बताते हैं। इनके परिवार के अंदर भाई इनके माता पिता थे और इनके माता पिता की ये 4 संतानें थी, 3 भाई और एक सबसे छोटी बहन। ये कहते हैं कि अपने भाई बहनों के अंदर सबसे बड़ा मैं हूं और इनके जो भाई बहन है वो बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है इनसे, जैसे इनसे जस्ट जो इनसे छोटे भाई हैं वो लगभग बस 2 वर्ष छोटे होंगे। फिर उनके बाद जो भाई है 1 वर्ष और वो कम हो गया, 3 वर्ष छोटा हो गया। फिर इनकी बहन आ गई और 1 साल बाद। तो ये कहते हैं कि मेरे भाई बहनों में हम सब लोग लगभग समान आयु के ही थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब मैं 13 वर्ष की आयु का हुआ तो उस समय मेरे माता पिता ने ऐसा कहा कि सभी बच्चों को संभालना घर के अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा सरदर्दी हो रही है। तो ये कहते हैं कि 13 वर्ष की आयु के अंदर मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था। ये कहते हैं कि भैया मैं बोर्डिंग स्कूल में वो जो 13 वर्ष की आयु के अंदर गया था, तब से लेकर के आज तक मैं अपने परिवार से अलग ही रहा हूं, दूर ही रहा हूं। ये कहते हैं कभी मेरा घर जाना, मेरी घर वापसी हुई ही नहीं। मुश्किल से कभी किसी छुट्टी के अंदर कभी चला गया 2-4 दिन के लिए, कह रहे हफ्ता मैक्सिमम के लिए। इससे ज़्यादा ये कहते हैं कि मेरे परिवार वाले जो मेरी प्रेजेंस है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ आप ये लगा लो, कहते हैं कि इरिटेशन सा होता रहता है उनको। और ये कहते हैं कि भी मेरे को ना दूर रखना ही मेरे घर वाले जो हैं वो पसंद करते थे। आज की डेट में इनके जो माता पिता जी हैं उनका तो देहांत हो चुका है। अब ये कहते हैं कि भैया देखो, एक व्यक्ति होता है, उसके जीवन में उसका सगा कौन होता है? उसके अपने भाई बहन। तो ये कहते हैं कि पहली बात तो मेरे जो बाकी के जो 2 भाई और बहनें हैं वो आपस में तो बहुत बातें करते हैं, एक दूसरे को फंक्शंस में भी बुलाते हैं। तो ये कहते हैं कि एक तो वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि मुझे पता ना चले कि उनके घर में क्या फंक्शन हो रहा है। कह रहे मुझे बुलाना पसंद नहीं करते हैं। फिर भी कहते हैं कभी कभी कोई बड़ा कोई इवेंट होता है, किसी के बच्चे की शादी आ गई, कुछ आ गया, इतने बड़े इवेंट में उनको बुलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी क्या है, कह रहे कि मुझसे वो कटे कटे ही रहते हैं। उन तीनों की आपस में वो चलती रहती है। कह रहे मैं बीच में जाकर के अगर खड़ा हो भी जाऊंगा और मतलब बीच में जाके उनके बैठ भी जाऊं तो एक डिस्कम्फर्ट सा नहीं होता कि जैसे सारे बात कर रहे थे अभी चुप हो गए, पहले तो बड़े हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे और फिर जैसे मायूस से हो गए। तो कह रहे ऐसी सी शक्लें बन जाती हैं उनकी। तो कह रहे वो मेरे साथ बिल्कुल भी, मेरे तीनों भाई बहन, 2 भाई और 1 बहन, कह रहे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल मेरे साथ फील नहीं करते। इनफैक्ट कह रहे वो ऑकवर्ड सा हो जाता है उनके लिए अगर मैं बीच में जाऊं। अच्छा, अब विशेषकर ये कहते हैं कि भैया देखो मैं ना थोड़ा ये फ्रीलांस बेसिस पे इन्होंने बहुत अपने जीवन में काम किया है। और फिल्म इंडस्ट्री से जो भाई हैं वो जुड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी जो फिल्में होती हैं दोस्तों, उसके अंदर जो डायरेक्टर होता है ना, जो आपके जो इनको निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से एक्टर ने एक्टिंग करनी है, तो वो वैसा इनका काम है। तो ये कहते हैं कि भी लेकिन मेरे जीवन में उतार चढ़ाव कुछ इस प्रकार के हैं कि जो मेरे कभी कभी मेरे को फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है। और कहने ज़्यादातर मेरे जीवन में फाइनेंशियल क्रंच ही रहता है। ये भी मैं जानना चाहता हूँ क्या चक्कर है। तो ये कहते हैं कि मेरे अगर मतलब भाइयों को ये पता लग गया कि मैं थोड़ा बहुत फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा हूँ,
कह रहे अगर उनको भनक भी होएगी ना तो मेरा फ़ोन ही उठाना बंद कर देते हैं वो। क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसा है कि थोड़े ये पॉपुलर हैं और मतलब इनके बारे में समाज में पता रहता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी पता रहता है कि क्या इनकी फाइनेंशियल हालत चल रही है। तो कह रहे हैं कि अगर मेरे भाइयों को, मेरी बहन को पता लग जाए ना थोड़ा सा भी कि अच्छा ऐसा है, तो कह रहे बिल्कुल मेरे से कट कर देंगे, बिल्कुल मुझसे बात नहीं करेंगे कि गलती से भी मैं जो है इनसे हेल्प ना मांग लूँ कहीं। तो कह रहे एक तो कह रहे अच्छा, अब परिवार इंसान कहता है कि देखो भैया, एक तो परिवार होता है कि मैंने जिस परिवार में जन्म लिया सबसे क्लोज वो होता है, उसके बाद जो होता है हमारा परिवार होता है, कह रहे वो फिर हमारा परिवार होता है हमारे जो सास ससुर होते हैं। तो कह रहे हैं अब मेरी जो पत्नी है, मेरी पत्नी का जो परिवार है, कह रहे अनफॉर्चुनेटली मेरी पत्नी के साथ भी कुछ इसी प्रकार का व्यवहार होता है उनके परिवार में। ये कहते हैं कि मेरी पत्नी 3 बहनें हैं और इनके जो पिताजी हैं उनकी तो मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। ये कहते हैं फिर जो मेरी सासू माँ हैं और उनकी जो बाकी 2 बेटियां हैं, ये कह रहे हैं कि वो एक अलग ही टीम बन करके चलते हैं और मेरी जो पत्नी है उसको थोड़ा वो आउटकास्ट उन्होंने हमेशा रखा। कह रहे हैं कि फिर भी जब मेरा विवाह हुआ मेरी पत्नी से तो मेरी सोच ये थी कि चलो कोई नहीं, मम्मी है आपकी, अपनी बहनें, आपको बना करके रखनी चाहिए। तो कहते हैं यही मेरे जीवन की जो है सबसे बड़ी गलती हुई है। ये कहते हैं कि मेरी सासू माँ जो हैं उनका इंटेंशन हमेशा ऐसे रहता है कि हमारे घर से अब पैसा उनके वहाँ चला जाए या हमारे घर की कुछ चीज़ें वहाँ चली जाएं। कह रही मेरी सासू माँ यही एक्सपेक्ट करती रहती है कि भाई मेरी वाइफ क्या गिफ्ट उनके लिए लेकर के आ रही है। और कह रही है मेरी सासू माँ मुझे इस प्रकार से इस्तेमाल करती हैं कि अ, कि जो उनकी जो बाकी 2 बेटियां हैं उनके करियर को सेट करने में, उनको काम दिलवाने में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री बेसिकली जो ये होते हैं जो टीवी सीरियल्स होते हैं, कह रहे उसके अंदर मैं उनकी सहायता करूं। कह रहे कि मैं जब भी उनके टच में आता हूं तो इसी प्रकार के कॉन्वर्जेशंस जो है वो हमेशा रहते हैं। और कहते हैं कि मेरी एक जो साली है वो टीवी सीरियल्स के अंदर काम भी करती है। अब ये कहते हैं कि जो मेरी साली टीवी सीरियल्स के अंदर काम करती हैं, आपको ये बात सुन करके बहुत अचंभा होगा कि मेरी सास ने हमेशा ये प्रयास किया है कि मैं अपनी उस साली के करीब आ जाऊं और मेरी पत्नी को थोड़ा मैं छोड़ दूं। कह रही मेरी अपनी सास, अब उसी की दोनों बेटियां हैं, तो अपनी एक बेटी का घर उजाड़ करके वो दूसरी बेटी का घर बसाना चाहती है, वो बेटी जो कि उसकी फेवरेट है। अब ये कहते हैं जो टीवी सीरियल्स में काम करने वाली जो मेरी साली हैं उन्होंने विवाह नहीं किया है, तो उनके प्रति कहते हैं कि बार 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 जो मेरी जो सास है उनकी कोशिश ये होती है कि मैं उसके प्रति आकर्षित हो जाऊं। लेकिन ये कहते हैं कि भैया मेरा फिल्म इंडस्ट्री का काम है, मेरे को दिन रात का पता है, मुझे पता है कि क्या चीज़ का क्या मतलब होता है। तो कह रहे हैं कि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट रहा हूं और बड़ा मैंने ना अपने आप को इनसे कट करके रखा है। और कहते हैं कि ये वाली जो बात जब मेरी वाइफ को पता चली थी तो मेरी वाइफ ने, वैसे तो वो कुछ कहती नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि फिर मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया अपनी माँ से कि तू ऐसे कैसे कर सकती है, चुड़ैल भी तुझसे अच्छी होती होगी, मेरा घर तोड़ करके तू इसका घर बसाना चाहती है। तो कह रहे हैं एक बहुत बड़ा ऐसा झगड़ा हुआ था जिसके चलते हमारी सासू माँ से, कह रहे मेरी सासू माँ से और उनके बच्चों से मेरा पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया था। कह रहे 10 साल हमने बात नहीं करी उनसे। लेकिन फिर ये कहते हैं कि भी एक टाइम आया, कुछ ऐसा हुआ कि इनके सुनने में ये चीज़ आई कि जो इनकी सासू माँ हैं वो बाथरूम में स्लिप होकर के गिर गई हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी चोटें वगैरह आ गई हैं। तो कह रहे जब ये वाली बात हमने सुनी तो हमारा दिल पसीज गया। कह रहे मैंने अपनी पत्नी को बोला कि भाई कोई बात नहीं, तो अपनी मम्मी के पास जा कर के रहो, अब जो हो गया वो हो गया, तुम भूल जाओ। लेकिन ये कहते हैं कि भैया शायद वो सबसे बड़ी गलती थी हमारी। कह रहे मेरी पत्नी वहां गई है और पत्नी जब से मेरी अपनी माँ के घर से वापस आई है तब से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। क्या बात हुई उनके बीच में, क्या उन्होंने कर दिया है मेरे को पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने ये कहा कि वो कोई बीमार बीमार नहीं है, सब ने उसने नौटंकी करी है हमारे को अपने यहाँ पे बुलाने के लिए। कह रहे मेरी पत्नी ये बात मुझे समझा ही रही थी, लेकिन फिर मैंने भी नहीं माना। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। कह रहे फिर पत्नी आ गई तो झगड़ा वगड़ा उसने बताया। कह रहे फिर भी
मुझे विश्वास नहीं था, तो मैं कहा कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन मैं रह लेता हूँ उनके साथ, थोड़ा मैं उनकी देख रेख कर लूंगा। तो इन्होंने बताया कि जो सासू माँ हैं वो जिस बिस्तर पे सो रही थी उसी के पास से एक गद्दा बिछा करके नीचे सो गए कि रात को माँ जी को चोट लगी हुई है, कोई ज़रूरत होगी तो आवाज़ दे देंगी तो मैं ले आऊँगा चीज़। तो कह रहे रात को मेरी आधी कच्ची पक्की नींद में मेरी आँख खुली है, तो उसके अंदर मुझे ऐसा नज़र आया कि कोई चीज़ लेकर के मेरी सासू माँ मेरे ऊपर से कुछ कर रही है और कुछ पढ़ रही है, थोड़ी ऐसी हरकतें कर रही है जैसे किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर कर रही हो। तो कह रहे हैं वो जो चीज़ मैंने देखी वो देख करके मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया कि इतने वर्षों बाद हम यहाँ आए और ये तो नौटंकी ऐसे कर रही थी कि उठ ही नहीं सकती, अभी आधी रात को खड़े होकर के ये सब कर रही है, चल पा रही है, तो वाकई में ये ठीक ही होएगी ना। तो ये इन्होंने बताया। तो कह रहे कि भाई ऐसा क्यों है हमारे साथ ना, वहाँ अपने और यहाँ भी अपने, यहाँ भी बस ये है कि किसी भी तरह से मैं इनके अंडर आ जाऊं, इनके इन्फ्लुएंस में आ जाऊं और इनको जो है शायद अपना सब कुछ लुटा दूं, ऐसा ये चाहती हैं। तो ऐसा क्यों है? अच्छा, ये सब कुछ तो इन्होंने दोस्तों बताया। फिर इसके बाद इन्होंने ये बताया कि अभी ये कोई मूवी है, डायरेक्टर तो ये हैं ही, लेकिन किसी मूवी का प्रोडक्शन होना था, उसके अंदर पैसे कुछ कम पड़ रहे थे, लेकिन वो मूवी बहुत अच्छी होने वाली है। जिस चीज़ के चलते ये कहते हैं कि मैं अपने एक दोस्त के संपर्क में आया जो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में वो डॉक्टर हैं। ये कहते हैं कि जिस म्यूजिक मूवी को प्रोड्यूस करना था उसके प्रोडक्शन के लिए अंदर मतलब काफ़ी पैसा कम पड़ रहा था, मतलब करोड़ों के हिसाब से। तो कहते हैं जब ये बात मैंने अपने उस डॉक्टर फ्रेंड को बताई तो उसने 1 मिनट में वो राजी हो गया। उसने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, जितना भी वो होगा तुम को प्रोड्यूस करो मूवी को, मैं बाकी का सारा पैसा लगाने को तैयार हूँ। अब ये कहते हैं कि भैया करोड़ों के हिसाब से ये व्यक्ति जो है पैसा लगाने को तैयार हो गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, और इन्होंने विशेषकर बताया है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं अपनी लाइफ के अंदर, और अगर कोई इनकी सक्सेस हुई भी है तो उसके अंदर पैसा इनके पास आता है लेकिन वो पैसा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इन्होंने बताया कि भैया हमारी इंडस्ट्री भी कुछ ऐसी है कि आप 2 रुपए कमाओ तो 200 दिखाने पड़ते हैं कि मेरे पास 200 है। कह रहे दिखावे की ज़िंदगी है। कह रहे उस दिखावे के अंदर जो कमाता हूँ सब खराब हो जाता है। तो कहते कि भाई पैसों के मामले में स्टेबल नहीं हूँ। तो कह रहे पैसों के मामले भी स्टेबल नहीं हूँ, कोई रिश्ते भी अपने नहीं हैं, लेकिन ये जो एक मेरा डॉक्टर फ्रेंड है ये हमेशा मेरी मदद के लिए खड़ा रहता है, और उसने अभी कहने की काफ़ी 40-50 लाख रुपए इनको ऑलरेडी दे भी दिए हैं और इनका काम भी शुरू हो गया है। तो ये अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से दोस्तों सबसे पहले तो जानना चाहते थे कि इन सभी से इनका क्या हिसाब किताब है, क्यों इनको इस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है इनके परिवार के अंदर, और ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर इनकी मदद क्यों करता है हमेशा। ये सब जो है ये भाई अपने पूर्व के जीवन के माध्यम से जानना चाहते थे। दोस्तों ये इनका बैकग्राउंड हमने आपको सारा बता दिया है, हम बताएंगे भी आपको कि इनकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ, लेकिन आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पॉज करें, आप सोचें थोड़ा और आप बताएं आपको क्या लगता है कोई सास ऐसा क्यों करेगी कि अपनी एक बेटी का घर तोड़ करके अपनी दूसरी बेटी के साथ वो चाहती है कि उसके दामाद का अफेयर हो जाए। आपको क्या लगता है जब इनके पास्ट लाइफ में जाया जाएगा तो इसमें क्या कहानी निकल करके आएगी? ऐसा क्यों है कि इनके परिवार के अंदर ये 3 भाई और एक बहन थे, 4 बच्चे थे इनके माता पिता के, लेकिन इनके माता पिता ने सिर्फ इनको ही बोर्डिंग में भेजा? क्या अकेला इन्हीं का ही भार उनके ऊपर पड़ रहा था? क्यों इनकी प्रेजेंस के अंदर इनके जो भाई हैं और इनकी बहन है वो ऑकवर्ड हो जाते हैं? क्यों इनको इनके परिवार से अलग कर दिया गया? दोस्तों आप अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर हमारे को लिख करके बताएं आपको क्या लगता है पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन निकल करके सामने आएगा। अच्छा प्यारे भाई और बहनों, इन भाई के बारे में एक विशेष बात आपको हम जो बताना भूल गए वह ये है कि ये भाई योगी बहुत ज्यादा है, बहुत योग करते, बहुत तपस्या करते हैं, 1.5-2 घंटे मेडिटेशन करने का इनका डेली का रूटीन है। जब ये भाई ध्यान के अंदर बैठते हैं तो बहुत वाइब्रेशन, बहुत शक्तियाँ इनको महसूस होती हैं। लेकिन इन भाई का ये कहना था कि भाई इतना ज़्यादा ध्यान, इतनी ज़्यादा तपस्या करने के बावजूद भी
मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर क्यों घिरा हुआ हूँ। इन्होंने कहा कि भैया इतने सारे लोग होते हैं, वो ध्यान में बैठते हैं, उनको तो कुछ फील ही नहीं होता, लेकिन मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे तो मेरे चक्र घूमते हुए महसूस होते हैं, बहुत वाइब्रेशन फील होता है, मुझे कलर्स नज़र आते हैं, है ना। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, कहते हैं मुझे बहुत पावर, बहुत शक्ति मेरे पास महसूस होती है। ऐसा शक्ति महसूस होती है कि जैसे मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ, सब कुछ कंट्रोल करने में सक्षम हूँ इस विश्व के अंदर। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि भाई ये क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब मेरे को फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों है। इतना योग, इतनी साधना करने के बावजूद भी मेरे जो रिश्ते हैं इतने खराब क्यों हैं। ये बात, ये भाई अपने इस बात का उत्तर भी ये जो भाई हैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे। प्यारे भाई और बहनों, इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो सेशंस हैं उनकी बुकिंग से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, पहले जो पीएलआर के सेशंस हैं उनको केवल हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश के अंदर करना संभव था, लेकिन अब हमारे साथ क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि पीएलआर करने में, पीएलआर के सेशंस कंडक्ट करने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, और क्योंकि हमारे ये स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से हैं, तो इसकी वजह से अब और कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर पीएलआर करना हमारे लिए, हमारी टीम के लिए संभव हो गया है। तो अगर आप आसाम से हैं, असमीज बोलते हैं, अगर आप तेलुगु बोलते हैं, या फिर अगर आप मराठी बोलते हैं, तो इन तीनों भाषाओं में से अगर किसी भी भाषा के अंदर अगर आप चाहते हैं कि यही भाषा मुझे अच्छे से बोलनी आती है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन होते हैं वो बोलते हैं कि भैया आपकी वीडियोस को हम सुनकर के समझ तो लेते हैं लेकिन फ्लुएंट हम अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर ही हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी रीजनल लैंग्वेज में भी अपना पीएलआर कराना है, दोबारा से हम बोल देते हैं असमीज, मराठी और तेलुगु, तो उसके अंदर भी आप अपना पीएलआर का सेशन बुक कर सकते हैं। बुक करने के लिए प्रोसीजर बड़ा सिंपल होता है दोस्तों। हमारा जो फोन नंबर है 9518081745, इसके ऊपर आपको हमारे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजना होता है। तो हमारी टीम फिर आपके साथ व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर कोऑर्डिनेट करती है और आपके लिए जो सेशन है उसको शेड्यूल कर देती है। बहुत सारे भाई बहन हमसे प्रश्न पूछते हैं कि भैया पीएलआर कराने के लिए कहां आना होगा, तो आपको कहीं नहीं आना होता है, क्योंकि हमारे जितने भी सेशंस हैं वह ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंडक्ट किए जाते हैं। तो आप विश्व के अंदर कहीं भी हो, अपने घर में बैठे बैठे अगर आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है और अगर आप वीडियो कॉल पे हमारे साथ आ सकते हैं, तो ये सेशन करना ऑनलाइन ही संभव होता है। ऑनलाइन ही आपसे साधना करा करके, मेडिटेशन करा करके आपको ट्रांस की स्टेट में भेज दिया जाता है, और जो भी आपका हिसाब किताब है, जो भी समस्या आप अपने जीवन के अंदर फेस कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ आपका क्या पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट है वह आप देख पाते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब ये भाई अपने पूर्व के जीवन के अंदर गए तो क्या दृश्य इनके सामने आए, क्या कुछ इन्होंने देखा। सबसे पहले तो दोस्तों ये ऐसा देखते हैं कि ये खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, रात का समय है, कहते हैं बहुत ज्यादा अंधेरा है, आसपास आसमान में भी अंधेरा है और जीवन में भी अंधेरा सा फील हो रहा है मुझे। अच्छा, पैरों की तरफ देखते हैं तो पैरों में इनको चमड़े के जूते नजर आते हैं, और कपड़ों की तरफ देखते हैं तो बताते हैं कि मैंने राजा महाराजाओं जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और मैं अभी एक शहर में घूम रहा हूं। जिस शहर में घूम रहा हूं वो शहर पूरा खंडर बन चुका है, बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ ये बताते हैं कि या तो लाशें हैं, या लोग घायल पड़े हैं, या मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जैसे सब कुछ जला हुआ है यहां पे। और उसके बीच में भी दृश्य थोड़े भविष्य के दिखते थे, पीछे के दिखते थे, मतलब कभी इनको ऐसा नजर आए कि वहां पे हाहाकार मची हुई है और मार काट हो रही है, आगजनी हो रही है, और कभी फिर इनको ऐसा नजर आए कि ये सब कुछ हो चुका है इस शहर में और मैं अब वहां घूम रहा हूं और ये सारा दृश्य देख रहा हूं और दृश्य से समझने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो कुछ भी हुआ
इससे मुझे प्राप्त क्या हुआ? तो कहते हैं बहुत डार्कनेस है, मेरे मन के अंदर भी डार्कनेस है और मैं एक सदमा महसूस कर रहा हूं, ऐसा बोलते हैं। तो इनसे पूछा जाता है कि क्या है, तो ऐसा ये बोलते हैं कि ये कलिंग का युद्ध है, ये कलिंगा का युद्ध मेरे को फील हो रहा है। अपने आप को एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में ये महसूस कर रहे होते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जो मेरी पर्सनालिटी है वो बहुत पावरफुल है, मतलब मेरे अंदर एक तेज है, एक शक्ति है मेरे पास, बहुत पावरफुल हूं। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं कि बहुत ही बुरा दृश्य है, सब काला काला है, और ये कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है, और कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ यहां पे मुझे सब कुछ निरर्थक लग रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है, सब बर्बाद कर दिया है, सिर्फ बर्बादी है। और जैसा कि हम बता रहे हैं अभी का ये जो देख रहे थे दृश्य, कहते हैं कि युद्ध के कुछ समय बाद का टाइम है, और ये कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं अभी चल रहा हूं यहां पर बहुत सारी एनर्जीज हैं, एनर्जीज यानी कि प्रेत आत्माएं हैं, और ये उन प्रेत आत्माओं को फील कर रहे थे जिनके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है, जिन्होंने इस युद्ध के अंदर अपने प्राण गंवाए हैं, और इनके ऊपर बहुत ज्यादा रोष है, उनको बहुत ज्यादा मतलब इनको हर्ट करना चाहती हैं सारी एनर्जीज, ऐसा इनको नजर आता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि जो सारी एनर्जीज यहां पे है तो फिर हर्ट कर पा रही हैं आपको ये? तो ये कहते नहीं, मेरे को हर्ट नहीं कर पा रही हैं, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं। ऐसा भी होता है दोस्तों, है ना, कि हमारे जीवन के अंदर विशेषकर आपको बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे कि वो अपने जीवन के अंदर तरक्की नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके अंदर जोश, उनके अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है ऊपर उठने की, है ना। वो कोई स्ट्रगल से नहीं डरते हैं, वो मेहनत करते रहते हैं, नए रास्ते निकालते रहते हैं, बार बार गिरते हैं लेकिन नए रास्ते निकालते रहते हैं, बहुत पावर होती है। तो ये जनरली ऐसे ही कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियों का प्रभाव होता है, शक्तियां हैं उनको गिराना चाहती हैं, लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति, उनकी क्वालिटी बहुत पावरफुल होती हैं वो सोल्स। तो वैसा ही इनको है। तो यहां पे कह रहे हजारों आत्माएं हैं, वो मुझे देख रही हैं, मुझ पे गुस्सा हैं, लेकिन ये कहते हैं शरीर में होने के बावजूद भी मैं तो कोई प्रेत नहीं हूं, मैं तो कोई तिलिस्मी, कोई ऐसी मैं शक्तियों वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं जो ये चक्रवर्ती सम्राट जो मैं हूं, ये सम्राट होने की अपनी एक पावर है मेरे अंदर, इसीलिए हूं मैं। तो कहते हैं ये मुझ पे आक्रोशित हैं, आक्रोश है इनका, मुझसे रुष्ट हैं, लेकिन ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। पर मेरे जैसे 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 मैं चल रहा हूं वैसे वैसे ये सभी आत्माएं मुझे देख रही हैं, चलते हुए चलते हुए चलते हुए। अच्छा, तो यहां वो कहते हैं कि यहां पर केवल वो आत्माएं नहीं हैं जिनको हमने मार दिया, हमारे जो विरोधी थे वो नहीं है, कह रहे यहां पर वो आत्माएं भी हैं जो मेरे प्रति समर्पित थे, जिन्होंने मेरे तरफ से युद्ध लड़ा। तो हमने कहा कि उनका क्या भाव है, क्या वो भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? तो कहते नहीं, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ये आत्माएं न्यूट्रल हैं, लेकिन वो भी प्रेत बनकर के घूम रही हैं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन वो मेरे फेवर में भी नहीं खड़ी हैं, अभी वो न्यूट्रल हैं। अच्छा, तो ये सब आ रहा होता है, और इसके साथ साथ दोस्तों इनके अपने राजमहल के अंदर क्या क्या है, कुछ कैरेक्टर्स हैं, थोड़ा सा सीन स्विच होता है, और अपने राजमहल, अपने आसपास के कुछ कैरेक्टर्स को भी ये फील करने लग जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बताते हैं कि इनके यहां पे एक दाई मां है। वो जो दाई मां हैं, उनके जो बच्चे हैं, ये कहते हैं उनके बच्चों ने मेरी तरफ से युद्ध लड़ा, मेरी तरफ से युद्ध कर रहे थे, और वो जो दाई मां के बच्चे हैं ना, वो सारे बच्चे मेरी तरफ से युद्ध कर रहे थे, लेकिन इस युद्ध के अंदर जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। कहते हैं दाई मां के 3 बेटे थे, वो तीनों मर गए हैं। 2 बेटे थे इनफैक्ट, या एक बेटा था, और 2 ऐसे थे जो कि उनकी बेटी के पति थे। तो जो दाई मां है उनका बेटा मर गया है,
और उनकी जो बेटियां हैं वो विधवा हो गई हैं, ऐसा ये बताते हैं। अच्छा, ये फिर हमने कहा, तो ये कहते हैं कि भी मेरे साम्राज्य के अंदर बहुत सारी औरतें विधवा हुई हैं। तो हम इनसे कहते हैं कि भी वो औरतें जो विधवा हुई हैं तो फिर वो मतलब क्या वो खुश हैं, फिर भी क्या वो आपको कोस रही हैं क्या? तो ये कहते हैं कि ये जो औरतें दिख रही हैं मुझे सारी, हर उम्र की औरतें नजर आ रही हैं जो विधवा हो चुकी हैं, कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हैं, ये सब ये मेरे लोग हैं, इनको मेरे ऊपर कोई क्रोध नहीं है, ये मेरा बुरा नहीं चाहते, लेकिन ये दुखी बहुत है। ये मुझे कह कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी आंखें मुझसे ये कहती हैं कि ये जानते हैं कि मेरी वजह से इनका जो पूरा परिवार है वो उजड़ गया है। फिर ऐसे ही ये जो सब है, तो इसके अंदर इनको एक व्यक्ति नजर आता है कि जो कि राज पुरोहित है, और जो राज पुरोहित है उसका पूरा परिवार इस युद्ध के अंदर मर गया है, पूरा परिवार उसका। राज पुरोहित भी कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन उसको भी है। तो कह रहे हैं कि सब लोगों का यही है कि मेरी वजह से सब कुछ उजड़ गया है, ये सब मेरे साथ थे, इसकी वजह से इनके प्रियजन जितने भी हैं सब मर गए हैं, सब बर्बाद हो गए हैं। तो सबको यह है कि मेरी वजह से सब बर्बाद हो गए हैं। अच्छा, तो राज पुरोहित का भाई मर गया इसके अंदर, उसका पूरा परिवार मर गया युद्ध में। फिर ये कहते हैं कि भाई वहां पे ना एक इस जीवन में एक ऐसी महिला मुझे फील हो रही है मेरे इसके अंदर, जो कि नृत्यिका है, नृत्य करती है। और जो नृत्यिका है ये ना, इसकी जो माँ है, नृत्यिका की एक माँ है, वो माँ बहुत ही चालाक औरत है। ये कहते हैं कि ये जो नृत्यिका की माँ है, इसी ने मुझे पंप किया था युद्ध में जाने के लिए। तो कह रहे कुछ मेरे ऊपर इनका भी इन्फ्लुएंस है। तो हमने कहा कि नृत्यिका ही तो है, एक नाचने वाली की माँ राजा को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है? तो ये कहते हैं कि नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। कह रहे हैं कि एक ये नृत्यिका जो है, इसका एक भाई भी है। इसका जो भाई है वो मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो जो नृत्यिका है ये कोई छोटे दर्जे की वो नहीं है, ये भी कोई मतलब जैसे रॉयल लीनिएज में से या इस टाइप के होते हैं ना, उन्हीं के ही रिश्तेदारों में से थोड़ा कम पद वाले, कह रहे वो हैं, कोई बहुत छोटे समाज के नहीं है ये। तो कहते हैं कि जो नृत्यिका है उसके साथ मेरा अफेयर है, और मेरी जो पत्नी है उसको भी पता है इसके बारे में। कह रही जो नृत्यिका की माँ है वो जानती है इस अफेयर के बारे में, और वो अपनी बेटी के माध्यम से जो पूरा राज्य है उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित करके रखना चाहती है। वो अपनी बेटी को एज अ टूल यूज कर रही है जिससे कि मैं कंट्रोल में कर रहा हूं, और मेरे माध्यम से नृत्यिका की मां का कंट्रोल रहे। और वैसा, और ये कह रही है ये जो पूरी प्लानिंग है ये नृत्यिका की मां की और उसके भाई की है। जो भाई है उसका वो मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है, और पूरा जो पैसा है उसका सारा हिसाब किताब पूरा कंट्रोल उसके पास रहता है। कह रहे ये सब मुझसे बहुत डरते हैं। तो कह रहे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, ब्रूट फोर्स से आप मेरे ऊपर प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते, मुझे डरा नहीं सकते, है ना, मेरे पे दबाव नहीं डाल सकते। कह रहे मैं बहुत स्ट्रांग हूं मैं, लेकिन एक होता है ना सॉफ्ट पावर होती है, सॉफ्ट, कह रहे सॉफ्ट स्पॉट से मेरे को एक प्रकार से हनी ट्रैप कर रखा है इन लोगों ने। कह रहे तो उससे मैं फंसा हुआ हूं, और मैं इस लड़के पे भी ट्रस्ट करता हूं क्योंकि मेरे सारे फंड सारा पैसा ये मैनेज करता है। अच्छा, वहां पे इनको अपनी पत्नी भी नजर आती है। ये कहते हैं मेरी जो ये पत्नी है ये जानती है कि मेरा ऐसा ऐसा अफेयर है, लेकिन मैं राजा हूँ, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता है। अच्छा, फिर कुछ इनको ऐसा नज़र आता है कि भाई मैं एक हाथी के ऊपर बैठ गया, और हाथी के ऊपर बैठ कर के किसी गुफा के अंदर से गुजर रहा हूँ, और ये ऐसा कहते हैं कि मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि ये अजंता की केव्स हैं। और मेरे को दृश्य ऐसा आता है कि जब मैं उन केव्स के अंदर से गुजर करके दूसरी तरफ पहुंचा हूं, तो मेरा पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है। और फिर इन्होंने कहा मैं खुद को एक बौद्ध भिक्षु के रूप में देख रहा हूं।
ये कहते हैं मैंने बौद्ध धर्म जो है उसको अपना लिया है और अब कह रहे मुझे हर चीज़ से वैराग्य आ गया है और इस वैराग्य के अंदर कह रहे हैं कि अब मैं साधना के मार्ग पे, ध्यान के मार्ग पे आगे बढ़ने वाला हूँ। तो ये सब दृश्य दोस्तों अभी तक के जो दृश्य हैं इनको नजर आए। कई सारे कैरेक्टर्स हमने आपको बताए जो इस दृश्य में इनको नजर आए थे। दोस्तों कोई भी नाम लेने से पहले हम ये बात बोलना चाहते हैं, जरूरी नहीं होता है कि जो एग्जैक्ट नाम ये बोलें एग्जैक्ट वही कैरेक्टर निकल करके आए, क्योंकि दोस्तों हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर बहुत सारे राजा, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनको आक्रमणकारियों ने हमारे यहाँ पे आए और उनको मिटा करके रख दिया। तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि कितने वीर, कितनी वीरांगनाएं हमारे देश के अंदर रही हैं। हम तो गिने चुने लोगों के नाम लेते हैं हम। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे को किसी बहुत फेमस कैरेक्टर का नाम पता होता है तो हमारे को उनका नाम हमारे मन में आता है, लेकिन हम वैसा ही किसी और ने कोई पार्ट प्ले किया होता है तो हमारे को हम लगता है कि वही वाला हमारा कैरेक्टर है। तो ऐसा भी होता है कई बार दोस्तों कि हम सिमिलर रोल के अंदर रहे होते हैं, वो कैरेक्टर नहीं होते, लेकिन इन्होंने तो उसी कैरेक्टर का नाम लिया था। कलिंग का युद्ध कहा था इन्होंने। तो अपने वीडियो को आप पॉज करें और आप बताएं आपको क्या लगता है ये कौन से वो चक्रवर्ती सम्राट थे जिसका ये नाम ले रहे थे। आप इनका नाम गेस कीजिए। और उसके साथ साथ दोस्तों ये जो सारे कैरेक्टर्स हमने बताए, दाई मां बताई, हमने राज पुरोहित बताए, हमने दाई मां के बच्चे बताए जो चले गए, नृतिका बताई, उसकी मां बताई कैसे वो कंट्रोल करना चाहती थी। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप बताइए आपको क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर इनके पास्ट लाइफ में जो इन्होंने देखा वो इनके इस जीवन के अंदर कौन सा कैरेक्टर है आपको लगता है कि वो वाले कैरेक्टर होंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपने गेस कर लिया होगा कि कौन सा कैरेक्टर कौन था। तो आइए अब हम रिवील करते हैं कि पूर्व के जीवन के अंदर सबसे पहले तो इन्होंने खुद को सम्राट अशोक के रूप में देखा कि ये अशोक थे। उसके बाद दोस्तों इनके सामने सबसे पहले पूर्व जीवन की एक दाईमा आई थी, जिस दाईमा ने अपने बेटे को और अपनी बेटियों के पतियों को खो दिया था। इनकी तरफ से वो लोग युद्ध कर रहे थे। दोस्तों इन्होंने जो इनका दाईमा का जो बेटा है उसको अपने जीवन में जो सबसे छोटी बहन है उसके रूप में देखा, और जो दो बहनें, जो बेटियां विधवा हो गई थी दाईमा की, उनको अपने दोनों छोटे भाइयों के रूप में देखा। उसके बाद दोस्तों वहां पर इनको एक राज पुरोहित नजर आए थे जिनका भाई और उसका पूरा परिवार फना हो गया था इस युद्ध में। दोस्तों वो जो राज पुरोहित उनको बूढ़े से नजर आए थे उनको इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखा, पिता के रूप में। और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में इन्होंने हमारे को बताया नहीं था, लेकिन वो जो राज पुरोहित का परिवार बर्बाद हो गया था इनकी वजह से, जो सब मर गए थे, उनको भी इन्होंने फील किया था कि इनके इस जीवन में जो ताया है, इनके मतलब इनके पिता के बड़े भाई और उनका जो पूरे परिवार है, उन लोगों को इन्होंने पिछले जीवन में राज पुरोहित के उस भाई और उस परिवार के रूप में देखा जो कि इनकी तरफ से लड़ते हुए मर गए थे। और एक बात जो इन्होंने पहले नहीं बताई थी, जो कि लास्ट में आकर के वो हुई, वो ये था कि इनके माता पिता ने जब इनको डे बोर्डिंग में भेजने का डिसीजन लिया था तो उस डिसीजन के अंदर इनके पिताजी के बड़े भाई का भी बहुत इन्फ्लुएंस था। उन्होंने इनको इन्फ्लुएंस किया था कि भाई ये पता नहीं क्या इनको इशू होता था, शायद ये अपने भाई से डिस्कस करते होंगे, मुझे देख करके अनईजी फील करते होंगे शायद मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरे भाई बहन। तो कह रहे बड़े वाले जो मेरे ताऊजी हैं उन्होंने सजेस्ट किया था उनको कि इसको जो है बोर्डिंग के अंदर भेज दो। दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पे ऐसा नजर आ रहा था कि ये सब लोग जो इनके इस जीवन के अंदर है, जो इनके परिवार वाले हैं, जिनसे इनको ओपरापन महसूस होता है, जो इनकी मदद नहीं करना चाहते, वो इनकी मदद करके अपने पूर्व के जीवन के अंदर पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। इन्हीं के लिए तो उन्होंने पूरा अपना परिवार सबके उजड़ गए थे ना, इसी वजह से। अच्छा बट थे ये उनके राजा, वो इनके सहयोगी थे, तो ये सब क्योंकि एक न्यूट्रल सा इनके साथ हिसाब किताब था, वो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, ना इनके माता पिता, ना इनके भाई बहन, कोई भी इनका नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता इन सब लोगों में से। लेकिन वो सब आत्माएं इनसे दूर रहना चाहती है
कि ठीक है आप करो अपना, लेकिन हमसे दूर रहो, हमसे मदद की उम्मीद मत करो। हम बहुत त्याग करके आ चुके हैं, बहुत त्याग किया है हमने, है ना, बहुत बर्बाद हुए हैं आपके लिए। तो दे डोंट वांट टू हेल्प हिम, है ना। तो ये एक क्यों वो हेल्प नहीं करते, इसका कारण भी इनके सामने आया था। अच्छा, फिर जो एक इनको वहां पे नजर आई थी, जो नृतिका नजर आई थी। दोस्तों नृतिका को आपने गेस कर ही लिया होगा कौन है। नृतिका को इन्होंने अपने इस जीवन की उस साली के रूप में देखा जो टीवी सीरियल्स के अंदर काम करती हैं। वो साली जिसके साथ इनकी अपनी सासू मां चाहती हैं कि इनका अफेयर हो जाता और उससे इनके ऊपर कुछ कंट्रोल आ जाता इनकी सासू मां का। वो सासू मां जो कुछ ब्लैक मैजिक सा कर रही थी इनके ऊपर, उस सासू मां को इन्होंने पिछले जीवन की नृतिका की मां के रूप में देखा। और जो इनकी एक दूसरी साली है जो विवाहित है, उसको इन्होंने अपना वो जो इनका फाइनेंशियल एडवाइजर था, जो उसी नृतिका का भाई था, उसके रूप में देखा। वो इस जीवन का जो है इनकी दूसरी वाली साली है वो, ऐसा इन्होंने देखा। इसके बाद के भी कई सारे दृश्य आए थे दोस्तों। फर्दर इनके जो गाइड हैं उन्होंने भी कई सारी बातें इनको बताई थी। तो अभी तक के जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, हम आशा करते हैं कि ज्यादातर कैरेक्टर्स को आपने सही ही गेस किया होगा, है ना। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जब ये अपने फिर गाइड के पास इनको भेजा गया तो गाइड से इनको क्या उत्तर मिले, और गाइड ने और फर्दर क्या चीजें एक्सप्लेन करी। और कुछ ऐसा भी था कि ये जो भाई हैं उनका एक प्रश्न था कि इतनी योग साधना करने के बावजूद भी इतनी परेशानियां क्यों हैं मेरे जीवन के अंदर। उसका उत्तर जो है कि फर्दर जब ये गाइड के पास गए तो उन गाइड ने इनका उत्तर इनको दिलवाया और इनकी समस्या से भी इनको बाहर निकाला। अब दोस्तों बात करते हैं, जब ये भाई अपनी स्पिरिट गाइड के पास गए तो इनके जो स्पिरिट गाइड है उन्होंने इनको क्या गाइडेंस दिया, क्या इनको बताया कि इनको आगे अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जब ये अपने गाइड के पास गए, सबसे पहला प्रश्न इन्होंने पूछा कि महाराज, मैं समझता हूं कि मुझसे ये सब गलती हो गई थी, लेकिन उसके बाद तो मैं न जाने कितने सारे जन्म लेकर के आ चुका हूं। इनके कई सारे जन्म हो चुके हैं तब से लेकर अभी तक, बहुत जन्म ले चुके हैं उसके बाद। तो इन्होंने पूछा कि महाराज क्या अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, अभी भी मैं क्यों परेशान हूं, क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा हूं। तो इनके गाइड ने इनको कहा कि अभी भी तुम्हारा पाप बाकी है, अभी भी पाप बाकी है। अच्छा, तो पूछा कि भाई क्या किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक वगैरह है। तो इनके गाइड ने कहा तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। तुम्हारी सास ने जो करने का प्रयास किया, तुम बहुत स्ट्रांग हो, उससे ज्यादा उसने करने का प्रयास किया, वो तो करते रहेंगे। जैसे राजा के साथ षड्यंत्र होते रहते हैं, कह रहे वही एनर्जी उन लोगों की चलती आ रही है। तो कह रहे उन्होंने करने का प्रयास किया लेकिन तुम पे कोई उसका असर नहीं हुआ है। अब यहां पर इनके गाइड ने इनको कुछ ऐसी बात बोलना शुरू किया जिसको सुन करके हम भी बड़े हैरान हो गए और हमने कहा कि अच्छा ये कैसे है। लेकिन कुछ ना कुछ दोस्तों कनेक्शन तो होता ही है, यानी उन सभी भाई बहनों का जिनके पीएलआरस हम कर रहे हैं या वो हमारे संपर्क में आ रहे हैं, जो सिचुएशन ऐसी बनती है तो कुछ ना कुछ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है उनके साथ। तो उनके गाइड ने उनको कहा कि तुमने पूर्व जीवन के अंदर भी जब तुम ये सम्राट थे, तुमने हितेश की बात नहीं मानी थी। हितेश यानी वो गाइड हमारी बात कर रहे थे। कहा कि तुमने उनकी बात नहीं मानी थी और ये जो हैं ये तुम्हारे मुख्य सलाहकार थे। अगर तुमने इनकी बात मानी होती तो ये जो सारा तुम अनिष्ट करके आए हो, जो इतना सारा कत्लेआम हुआ, वो नहीं होता। उन्होंने बोला कि हितेश कौन थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो हैं ये तुम्हारे मुख्य सलाहकार थे और इन्होंने तुम्हारे को एडवाइस किया था, पहले युद्ध शुरू करने से पहले भी कहा था कि युद्ध शुरू मत करो। और फिर कहते हैं कि इन्होंने तुम्हारे को युद्ध के बीच में भी कई बार एडवाइस किया था, तुम काफी कुछ जीत चुके थे, तो इसने कई बार एडवाइस किया था कि तुम्हारे को युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन तुम्हारे अंदर की जो भूख थी और एक जुनून तुम्हारे ऊपर सवार था, तो उसकी वजह से तुमने इसकी बात नहीं सुनी थी और अंत में फिर जो है तुम्हारे को बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ। तो यहां पे फिर हमने गाइड से पूछा, हमने पूछवाया कि ऐसा क्या था, अगर हम इनके मुख्य सलाहकार थे तो पहली बात तो क्या हम ही सलाहकार थे, राजा के पास तो बहुत सारे होते हैं,
और क्या सिर्फ हमने ही कहा कि भाई युद्ध नहीं करना, तो कैसे है? तो ये कहते हैं कि जो इनके कई सारे सलाहकार थे, लेकिन उसमें बात क्या थी, गाइड ने ऐसा बताया कि जो इनका पूरा जो साम्राज्य था, इनके सारे सलाहकार पहले हिंदू थे, और इन सभी सलाहकारों में से अकेले आप ऐसे सलाहकार थे जो कि बौद्ध थे, बौद्धि थे आप, मतलब बौद्धि भिक्षु थे। हमारे बारे में उन्होंने बोला। तो कह रहे हैं कि इनके जो बाकी के जो सलाहकार थे वो थोड़ा ना इनके जैसे, एक वो होता है ना कि राजा के सामने राजा की इच्छा के विरुद्ध बात कैसे कर दें, तो वो डिप्लोमेटिकली करेक्ट होकर के बात उनके सामने रखते थे। लेकिन अशोक यानी इनका जो वो रूप था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये आपको बहुत इसलिए मानते थे क्योंकि आप ये घुमा फिरा करके बात इनके सामने नहीं रखते थे कि भाई राजा को क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा, इसके हिसाब से आपने इनके सामने बात नहीं रखी। आपको जो सही लगता था आप वही एडवाइस इनको देते थे। बट प्रॉब्लम क्या थी, आप बौद्ध थे, बौद्ध धर्म के थे, और ये हिंदू धर्म के थे। इनके साम्राज्य में जो सारे दरबारी थे सब हिंदू थे। तो इनके ऊपर एक प्रेशर था इस चीज का कि एक हिंदू राजा होकर के तुम हिंदू सलाहकारों की बात छोड़ करके तुम इस बौद्ध धर्म वाले की बात वो कर रहे हो। तो कह रहे धर्म को लेकर के एक अजीब सा ट्विस्टेड सा प्रेशर था इनके ऊपर, जिसकी वजह से अंदर से ये बात पता होते हुए भी कि आप सही एडवाइस दे रहे हो, ये आपकी एडवाइस को स्वीकार नहीं कर पाए थे। तो ये कहते हैं कि बट हमारा, कहते हैं उनके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस था कि जब ये सारा युद्ध हुआ और जब सारा वैराग्य हुआ, तो जो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था उसके अंदर उन्होंने कहा कि भी आपका बहुत इसके अंदर इन्फ्लुएंस था, आपकी पर्सनालिटी से, आपके उस टाइम की साधना से बहुत प्रभावित थे, तो ये बौद्ध धर्म के अंदर चले गए थे। लेकिन जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि दूसरे लोगों को फोर्सफुली बौद्ध धर्म के अंदर परिवर्तित किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने किसी को भी कन्वर्ट नहीं किया, जिसको बौद्ध धर्म में रहना है बौद्ध धर्म में रहो, जिसको हिंदू रहना है हिंदू रहो, और कोई धर्म है और कोई धर्म के अंदर रहो। लेकिन उन्होंने खुद जो है बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये कहते हैं कि आपका वो इन्फ्लुएंस था, तो आपकी बात इनको सुननी चाहिए थी। और गाइड ने ऐसा बोला कि अब भी आपकी बात सुनेंगे तो ठीक रहेगा और नहीं सुनेंगे। अच्छा दोस्तों, यहां पे ये वाली बात हम केवल इस दृश्य से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो ये सब काम करते हैं हमारा भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है आप सब लोगों के साथ, जो हमारे आप वीडियोस देखते हैं या फिर जिनका पीएलआर करना होता है या कुछ ये सब कराना होता है, तो कुछ हमारा कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन वापस लेकर के आता है। ऐसे तो दोस्तों तो हम ये कहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हमसे ही एडवाइस लेगा तभी ही सही होगा। नहीं, हमारी एडवाइस भी जरूरी नहीं है कि वो 100% सही हो, है ना, तो ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन इनके केस के अंदर क्योंकि इनसे हमारा संबंध था वैसा, तो गाइड ने कहा कि आपको इनकी बात सुननी है। अच्छा, दूसरा, गाइड ने ये जो इनके एक इन्वेस्टर हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इनकी आने वाली मूवी के अंदर, उसके लिए इन्होंने बताया कि उन्होंने दिखाया कि वो कोई बिजनेसमैन थे उस टाइम पे, और जो ये राजा हैं इनका हाथ था उसके सर के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो किया था। तो उनके मन में बहुत कृतज्ञता है इनके प्रति, तो वो जो है उसके चलते जो है वो इनकी किसी भी हद तक जाकर के इनकी सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे उनको बहुत फायदा हुआ था। अच्छा, तो फिर आगे बात हुई कि ये क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, इनकी सास और ये साली, और ये क्यों करना चाहते हैं। तो गाइड ने बताया कि उनको ईर्ष्या की भावना है। उन आत्माओं का स्तर बहुत छोटा है, स्तर बहुत छोटा है कि छोटी हीन भावना से भरी हुई जो आत्माएं होती हैं वो ऊपर पहुंच ही नहीं पाती। वो बस यही सोचती रहती हैं कि दूसरे से कैसे छीन लूं, इसके वाला मुझे कैसे मिल जाए। कह रहे क्योंकि उनकी ऐसी छोटी सोच होती है, इसलिए वो गिरे हुए पार्ट्स में ही रहते हैं, वो लोग वो उठ ही नहीं पाते। इसीलिए दोस्तों, अगर हमारे अंदर भी कभी ऐसी कोई सोच हो ना, हम जैसे ईर्ष्या द्वेष की जो भावना होती है, जिसके अंदर हम दूसरे का हम चाहते हैं उसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, और मुझे अगर उससे ऊपर उठना है तो उसका नुकसान हो जाए, इस तरीके की भावना अगर हमारे अंदर है, किसी के अंदर भी, हमारे किसी व्यूअर के अंदर है, होती है, आ जाती है,
माया हर प्रकार से अपना प्रभाव हमारे ऊपर डालती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे को पूरी तरह से अपने अंदर से खत्म कर देनी चाहिए, है ना। जो हमारा है वो हमारे को मिल करके रहेगा। अपने अच्छे कर्म करो, अपना दान धर्म सेवा के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए इंसान को। जितना ज़्यादा देने की भावना होती है उतना ज़्यादा हमारे पास आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, ऐसा है। तो कह रहे वही वो भावना है, और कहते हैं इसी की वजह से वो तुच्छ तरह के पार्ट में ही रहेंगी वो आत्माएं, जब तक वो इस भावना से बाहर नहीं निकल पाएंगी। बहरहाल गाइड ने बोला उनके डायरेक्ट ब्लैक मैजिक का तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं है, लेकिन यहां पर जो गाइड हैं दोस्तों, उन्होंने 9 अलग अलग प्रेत आत्माएं दिखाई। वो जो कलिंग का युद्ध हुआ था, गाइड ने कहा कि हजारों आत्माएं जो है वहां पर बंद गई थी, और तुम्हारे पूर्व के इतने सारे जन्मों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके वो आत्माएं मुक्त होती गई, फिर उन्होंने जन्म लिए। जैसे कहते हैं तुम्हारे भाई बहन हैं, ये तुम्हारे वो ताऊ जी उनका परिवार है, कह रहे ये सब भी प्रेत थे, लेकिन ये मुक्त हो गए, और मुक्त होकर के इन लोगों ने फिर जन्म नहीं लिए। लेकिन अभी भी 9 आत्माएं उन्होंने बताया जो डायरेक्ट तुमसे जुड़ी हुई है, डायरेक्ट जिनको तुमने मारा था उस युद्ध में। और भी कोई 60-70 आत्माएं जो हैं वो कह रहे हैं वो उनके थ्रू फिर कनेक्टेड हैं। कह रहे हैं ये सब अभी भी जो है ये भटक रहे हैं। कहते हैं तुम्हारे जो सास और साली है उनके आसपास रहती हैं ये, और उनके माध्यम से जब भी वो तुम्हारे बारे में बुरा सोचती हैं, उनकी सोच की शक्ति का आधार लेकर के तुम्हारे पास आती हैं और तुम्हारा काम खराब करते रहते हैं, तुम्हारे को ग्रो नहीं करने देते। क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। अब तो मुक्ति चाहिए, बहुत टाइम हो गया, ये क्या 2000 साल पुरानी बात है ये, जब ये सारा युद्ध हुआ था, है ना, बहुत पुरानी बात हो गई है। तो क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, मुक्त कराओ करके। तो दोस्तों फिर जैसे प्रोसीजर होता है, अभी हम तो पूरी तरह से हमारा जो जीवन है वो भोले बाबा को समर्पित है। तो परम पिता परमात्मा शिव को महाकाल के रूप में आवाहन किया, याद किया बाबा को। इस भाई की सहायता करने के लिए बाबा महाकाल का आवाहन किया। दोस्तों जब बाबा महाकाल का आवाहन किया जाता है ना, तो क्या होता है, चारों ओर लाल रंग का प्रकाश फैल जाता है। जैसे कि प्रकाश का गोला है, सूर्य है, नीचे आ रहा है, ऐसा इनको विजुलाइज कराया गया। और जब बाबा महाकाल नीचे आए तो दोस्तों ये जो मुक्ति हो रही थी एक बहुत ही विशेष चीज हुई। और वो विशेष चीज में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि मुक्ति के समय पर पहले तो जैसे हम गाइड के साथ, व्यक्ति देखता है ना खुद को कि मैं गाइड के साथ बादलों के ऊपर सूक्ष्म वतन में, मैं ऐसे किसी स्थान पे हूं जो बादलों के ऊपर है। दोस्तों जैसे ही बाबा महाकाल का आवाहन किया गया, इन्होंने ऐसा देखा कि वहां पर ये भाई खुद उसी वो, जैसे वो अशोक सम्राट के रूप में, और हमें इन्होंने देखा कि हम वही वो बुद्धिस्ट मंक के रूप में हैं। इनके गाइड हैं, उनको भी इन्होंने वहीं पर खड़े हुए देखा और बाबा महाकाल का आवाहन किया। तो जो वो भूमि है, जिस भूमि के ऊपर वो युद्ध हुआ था, इनको ऐसी फीलिंग आई कि जैसे वहां का एक एक कण मुक्ति मांग रहा था। कि वो जो हॉरर वहां पे हुआ है, जो कत्लो कत्ले जैसे होता है ना, हर चीज वाइब्रेशन सोख लेती है, तो वहां की मिट्टी के अंदर भी वो युद्ध का वाइब्रेशन आज तक भी था, नेगेटिविटी भी थी, ऐसा ये देख रहे थे। तो प्यारे प्यारे परम पिता परमात्मा शिव का जब आह्वान वहां पर किया गया, तो भोलेनाथ के तेज से उनकी जो ये लाल ज्वाला, जो अग्नि चारों ओर फैल जाती है, जब उनको सूर्य के रूप में महाशक्ति को नीचे बुलाया जाता है, तो इन्होंने देखा कि ना केवल यहाँ पे जो ये आत्माएं अभी तक बंधी हुई थी वो मुक्त हुई, लेकिन वो जो पूरी भूमि है, वो पूरी भूमि जैसे मुक्त हो गई। उसका एक एक कण, एक एक कण मदद मांग रहा था, जैसे एक एक कण में शांति समा गई। पूरी धरती को इन्होंने मुक्त होता हुआ फील किया, वो जहाँ पर युद्ध हुआ था। एक बार पहले भी ऐसा किसी केस में हुआ था जिसमें धरती मुक्त हो जाती है। बहुत बार दोस्तों हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम किसी विशेष स्थान के ऊपर अटके हुए हैं, हम इस स्थान को छोड़ करके नहीं जा पाते हैं, यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ से कब निकलेंगे। जो स्थान होता है ना, उससे भी हमारा हिसाब किताब होता है बहुत बार, है ना। तो जैसे सभी तत्व
उस स्थान के परेशान थे। न केवल ये आत्माएं उस दिन मुक्त हुई जो प्रभाव इनके ऊपर डाला हुआ था, जिन्होंने ग्रोथ को रोका हुआ था इनकी, बल्कि वो जो पूरा स्थान है उसको भोलेनाथ ने मुक्त करा दिया। तो इसी के साथ दोस्तों इनका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो सेशन है वो संपन्न हो गया। हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो सेशन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, इसकी जो कहानी है, इसके अंदर जो किरदार सामने आए, जो सारा रहस्य सामने उजागर हुआ, ये आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अंत में हम ये भी बोलना चाहेंगे दोस्तों कि हमारे जो ये वीडियोस हम बनाते हैं इनके ऊपर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम पोस्ट करते हैं। दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके जीवन के अंदर, अगर आप नेगेटिविटी से आप प्रभावित हैं, आपके ऊपर भी प्रभाव आता है या कुछ है, तो अपने जीवन के अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए वैसे तो दोस्तों हमारे को साधना ही करनी होती है, लेकिन कई बार प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि जो बेसिक हमारे को साधना करनी होती है उतना भी हम उठ नहीं पा रहे होते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियोस के अंदर हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को हमने रेकमेंड करना शुरू किया है जिनका इस्तेमाल करके आप आपके जीवन के अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ाने में एक टूल की तरह वो इस्तेमाल करते हैं कि इतना आपकी मदद कर दें कि आप उठ करके खड़े हो जाएं और कम से कम साधना तो कर पाएं। जैसे कि दोस्तों एक मुखी और दो मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों ये जो रुद्राक्ष होते हैं इनके अंदर गुण क्या होता है कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होता है तो रुद्राक्ष जो होता है प्रभाव अपने ऊपर ले लेता है ना। तो अगर आप को ऐसा लगता है कि बार बार मुझ पे कोई नेगेटिव एनर्जीज का अटैक होता है, तो आपको एक रुद्राक्ष एक मुखी ज़्यादा पोटेंट होता है, वो नहीं तो कम से कम दो मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपको धारण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों सॉल्ट लैम्प्स, सॉल्ट जो होता है उसके अंदर दोस्तों गुण होता है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेने का, चूस लेने का। तो सॉल्ट लैम्प क्या होता है, पिंक कलर का एक लैम्प होता है दोस्तों, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, एक बल्ब सा जो है वो ग्लो कर रहा होता है। तो ये क्या होता है, अपने ड्राइंग रूम में अगर आप इसको रख लें तो अगर घर के अंदर नेगेटिविटी का एनवायरनमेंट होता है तो नेगेटिविटी को, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी को ये जो सॉल्ट लैम्प है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉल्ट लैम्प नहीं लेना तो वैसे ही आप एक बड़ी जैसे सेंधा नमक की पिंक सॉल्ट की जो ब्रिक होती है उसको ला करके किसी बोल में भी रख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों अरोमा ऑयल्स और अरोमा ऑयल डिफ्यूज़र्स। डिफ्यूज़र्स क्या होते हैं, वो मॉर्टिन की तरह जो है इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर रख जाते हैं। उसके अंदर आप 2-3 बूंदे अरोमा ऑयल की डाल दो, उसको ऑन कर दो तो पूरा जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है। अरोमा ऑयल्स आपको यूज़ नहीं करने तो आप कपूर होता है ना कैम्फोर, तो कपूर को आप इन्हीं ये जो इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र्स होते हैं अपने घर के अंदर इनके अंदर डाल करके आप उसको ऑन कर दीजिए, तो कपूर की जो सुगंध है वो पूरे घर के अंदर, कमरे के अंदर जो है वो फैली रहती है, जिससे जो वातावरण है वो शुद्ध रहता है। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं दोस्तों जो कि आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट बना करके रखने में आपका सहयोग कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन प्रोडक्ट्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आप सभी से हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।